गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पार्ट जो है हमारा, या कम्युनिकेशन यूनिट जो है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और वैसे बेसिकली पहले सर ने आपको कम्युनिकेशन के बारे में काफ़ी कुछ टॉपिक जो है उस पर आपके साथ में डिस्कशन किया है, या लेक्चर या लाइव क्लासेज जो है सर के द्वारा कंडक्ट की गई है। उससे उसमें जो रिमेनिंग टॉपिक है, जो हमारे विकास जी जुड़े हैं आज हमारे साथ में, विकास जी वर्मा का वेलकम है। तो उसमें जो रिमेनिंग टॉपिक है उस पर बातचीत करेंगे। और आज हम बेसिकली बात करेंगे इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन की, कि इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है वो आपका क्या होता है। प्लीज़ एक बार विकास जी मेरे को आप बताइए कि ऑडियो और वीडियो जो है प्रॉपरली आपके पास कन्वे हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक बार चैट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपके पास में ऑडियो और वीडियो जो है प्रॉपरली कन्वे हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो, विकास जी का कोई जवाब नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑडियो वीडियो जो है प्रॉपरली आपके पास में कन्वे हो रहा है। तो आज जो इंटर कल्चरल जो कम्युनिकेशन है, इसका दूसरा नाम जो है वो आपका है क्रॉस कम्युनिकेशन। इसको एक नाम से और भी जानते हैं अपने, इसको क्रॉस कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन या क्रॉस कम्युनिकेशन, या इसको अंतः सांस्कृतिक, हिंदी में अगर बात करें इसकी, अंतः सांस्कृतिक प्रेषण कहा जाता है। अंतः सांस्कृतिक प्रेषण जो है वो कहा जाता है इसको। तो इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो इस टॉपिक पे बात करें उससे पहले थोड़ा सा आपका कम्युनिकेशन जो है वो रिवाइज होना चाहिए, ताकि आपको पता चले, क्योंकि कई दिनों के बाद आप स्टार्ट कर रहे हो। तो कम्युनिकेशन जो है वो एक्चुअल में क्या है, उसमें किस प्रकार से जो है हम एक दूसरे के साथ में बातचीत करते हैं, उस पर देखते हैं। पहले हम कम्युनिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो एक्चुअल में है क्या। कम्युनिकेशन एक्चुअल में क्या है, कि जब दो या दो से अधिक, जब कम्युनिकेशन में क्या होता है कि या तो टू, या मोर देन टू, या मोर देन टू, टू पर्सन, या कोई एनीथिंग, जो कि कुछ भाषा में बातचीत कर रहे हैं, या कुछ नॉन वर्बल जो थिंग है उसमें बातचीत कर रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन जो है वो केवल और केवल आपके पीपल्स के बीच में होता है या मानव के बीच में होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। कम्युनिकेशन जो है वो कहीं भी हो सकता है। यानी आप पशु पक्षियों की बात करेंगे तो उनके बीच में भी कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन जो होता है, आपने देखा होगा कुत्ते बिल्लियों के बीच में भी कम्युनिकेशन जो है आपका चलता है, गाय भैंस के बीच में भी चलता है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है कि सबके बीच में चलता है। कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है किसका, पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी एक इंफॉर्मेशन हमारे पास में होगी, उस इंफॉर्मेशन को पास करना किसी एक स्थान, एक थिंग से दूसरी थिंग के अंदर। थिंग से मतलब यहाँ पे उसमें मानव भी है, आपका पशु भी है, पक्षी भी है, सभी उसमें इन्वॉल्व है। तो जब एक थिंग से दूसरी थिंग में हम कोई इंफॉर्मेशन जो है उसको पास कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन जो है उसमें क्या होता है, एक आपका सेंडर होगा, दूसरा आपका रिसीवर होगा। तो आपका कम्युनिकेशन जो है उसमें मैंने बताया था कि आपका कहीं ना कहीं दो या दो से अधिक हो सकते हैं। अब आप कहोगे कि कम्युनिकेशन जो है उसमें तो केवल आपका एक सेंडर होगा, देन एक रिसीवर होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक सेंडर है और कई सारे मल्टीपल रिसीवर है, तो वो भी क्या है, आपका कम्युनिकेशन है। लेकिन कम से कम या मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन की, वो आपके एक सेंडर और एक रिसीवर की होगी। अब इनके बीच में जो कम्युनिकेशन जाएगा, वो आपका, इनके बीच में जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो क्या कहलाएगा, आपका कम्युनिकेशन कहलाएगा। अब जैसे देखिए, ये जो आपको गर्ल्स दिखाई दे रही है और ये बॉयज़ है, ये गर्ल्स इसको मैसेज जो है वो आपका क्या कर रही है, मैसेज सेंड कर रही है। देन ये आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे रिसीव कर रहा है। ये तो कौन हो गया, सेंडर, ये हो गया रिसीवर। इनके नाम क्या हो गए, भेजने वाला, प्रेषक अगर हिंदी में बात करें, और प्राप्तकर्ता, प्रेषक और प्राप्तकर्ता। देन अब इनके बीच में और चीज़ें क्या क्या आएगी। एक इनके बीच में क्या होगा, मैसेज होगा, जिसको इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, जिसको सूचना कह सकते हैं। अब क्या वो ये जो भेजेगी वो सूचना सीधी इनके पास आएगी, दो तरीके हो सकते हैं इसमें। अच्छे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इनकोडिंग और डिकोडिंग जो है उसको साथ में लिया जाता है आपका। यानी एक कोई पर्सन है, वो आपका मैसेज भेज रहा है, मान लो ये मैसेज भेज रही है, तो यहाँ से मैसेज में क्या होगा,
यहाँ से इनकोडिंग होके इनको मैसेज भेजा जाएगा, देन ये डिकोड करके इस मैसेज को या इंटरप्रेशन करके इस मैसेज को रिसीव करें। तो ये बेसिक सी एक प्रोसेस है। आगे आने वाले स्लाइड में हम जानेंगे इसके एक्चुअल जो आपके एलिमेंट्स जो होते हैं कम्युनिकेशन के वो कौन कौन से होते हैं। आई थिंक कम्युनिकेशन के बारे में आपने काफ़ी कुछ जो है लाइव क्लासेज ले रखी है। तो बेसिक मीनिंग जो है आपको ध्यान में होगा कि कम्युनिकेशन दो थिंग के बीच में मैसेज जो है उसको ट्रांसफ़र जब किया जाता है तो उनके बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाती है जिससे हम जो प्रोसेस जो होता है उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अब कम्युनिकेशन में क्या होगा, देन वन सेंडर एंड वन रिसीवर जो है वो आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपकी कम्युनिकेशन के अंदर होती है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन नेक्स्ट अगर बात करें इसमें तो इसके एलिमेंट्स की बात करते हैं, यानी कम्युनिकेशन जो है उसके एलिमेंट्स क्या है। अब एलिमेंट्स की बात करें तो आप देखिए ये जो है वो क्या है, आपका सेंडर है और ये इसको मैसेज भेज रही है। अब इनके बीच में इस पूरी प्रोसेस में क्या क्या एलिमेंट्स, हिंदी में मैं कहूँ तो क्या क्या तत्व जो है वो आपके यूज में आए। पहले हुआ सेंडर, सेंडर को नहीं ये वाली, देन ये क्या करेगी, मैसेज, मैसेज करेगी, मैसेज होगा इनकोडिंग, यानी इन्होंने लिखा हेलो। अब हो सकता है इनके पास जो मैसेज जाए यहाँ पे इनकोड जो है वो क्या कर दे, इस हेलो को इस तरह कन्वर्ट जो है वो आपका कुछ कर दे। अब ये मीडिया होगा, कोई ना कोई मीडिया होगा, उसके माध्यम से क्या होगा, आगे ट्रांसफर होगा। अब मीडिया क्या हो सकता है आपका, इंटरनेट में जैसे आपकी जीमेल हो सकती है, आपका व्हाट्सअप हो सकता है, आपका टेलीग्राम हो सकता है, तरह तरह के मीडियम हो सकते हैं। फिर आपका होगा डी कोड, क्योंकि अगर इसको ये मैसेज आपका ये वाला रिसीव होगा देन ही कैन नॉट अंडरस्टैंड, यानी ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा, वापस से किस में कन्वर्ट करोगे, हेलो में, और फिर ये रिसीवर के पास है। अब ये रिसीवर जब आपका मैसेज रिसीव कर लेगा, जैसे हेलो इसको रिसीव हो गया, अगर इसकी समझ में आ गया कि वास्तव में इन्होंने जो मैसेज भेजा है वो सही है, तो ये क्या करेगा, वापस से आपका फीडबैक देगा, जिससे हिंदी के अंदर प्रतिपुष्टि कहा जाता है। और एक ध्यान रखना दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो आता है क्वेश्चन वो यहीं से आता है कि आपका अगर ये कहें कि एक अच्छे कम्युनिकेशन की परिभाषा जो है वो क्या है, या अच्छे कम्युनिकेशन का एक एलिमेंट जो है वो क्या है। अच्छे कम्युनिकेशन जो है उसमें आपका फीडबैक जो है वो शामिल होता है। ये आपका क्या करेगा, फीडबैक देगा। जब इसके पास फीडबैक पहुंच जाएगा तो क्या होगा कि इसका मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई। अदरवाइज कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं मानी जाती जब तक फीडबैक नहीं आता। और जिस कम्युनिकेशन के अंदर या जिस संचार के अंदर आपका फीडबैक नहीं होता है तो वो संचार कंप्लीट संचार नहीं होता, वो इनकम्प्लीट संचार के रूप में आपका जाना जाता है। यानी जिस संचार के अंदर आपका फीडबैक नहीं है वो आपका इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन जो है वो माना जाता है। आई थिंक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट बात करें तो देखिए अब कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, हालांकि ये सभी जो है आप रीड कर चुके हो, फिर भी एक बार दोबारा रिकॉल करने के लिए हमने एक स्नैपशॉट के रूप में आपके सामने पेश किया है। जैसे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो ये चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका बेस्ड ऑफ रिलेशनशिप, दूसरा होता है बेस्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तीसरा होता है आपका बेस्ड ऑफ डायरेक्शन, और चौथा होता है आपका चैनल। यानी आपकी रिलेशनशिप जो है वो उसके ऊपर कितने प्रकार के कम्युनिकेशन किए जा सकते हैं। इंट्रापर्सनल, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है, या कह सकते हैं कि एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति के बीच में होता है। जैसे दो हो गए, दो के बीच में मान लो दो अलग अलग देश है, इनके बीच में आपका कम्युनिकेशन हो रहा है तो इंट्रापर्सनल हो गया। अब ये क्या होगा कि अगर यहीं पे तीसरा है तो इनके बीच में ऐसे इस तरह से कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, ये इसके साथ भी कर रहा है, ये इसके साथ भी कर रहा है, ये इसके साथ भी, तो इस तरह का जो होगा वो होगा ट्रांसपेरेंशनल कम्युनिकेशन। और तीसरा जो है वो इंटरपर्सनल, यानी दो व्यक्तियों के बीच में जब कम्युनिकेट होगा, दो व्यक्तियों के बीच में जब कम्युनिकेट होगा तो इंटरपर्सनल। और जब कई सारे व्यक्तियों के बीच में आपका कम्युनिकेशन होगा तो दैट इज कॉल्ड द ग्रुप कम्युनिकेशन। और जब बहुत सारे लोगों के साथ में आपका होता है तो मास कम्युनिकेशन, जिसे जन मीडिया कहा जाता है, जिसका टॉपिक जो है वो आगे अपने पेंडिंग वाले टॉपिक जो है उसमें है वो टॉपिक। और सबसे लास्ट टॉपिक जो है अपना यही होगा, जन मीडिया का।
नेक्स्ट अब अगर बात करें अपने ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी जिसमें रूल होते हैं, नियम होते हैं कि कैसे कम्युनिकेशन होगा, और इनफॉर्मल में हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे फॉर्मल होता है उसमें क्या होते हैं, उसके रूल डिसाइडेड होते हैं, उसी रूल के अकॉर्डिंग अपने को कम्युनिकेशन करना पड़ता है। इनफॉर्मल में क्या होता है कि कैसे भी हम कम्युनिकेशन जो है वो आपका कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कोई रूल नहीं है वो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, और जिसमें रूल है वहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मल का मतलब आपका ये अधिकारी, सपोज दैट आईएएस अधिकारी है, और इसके नीचे अब इन्होंने कह दिया कि इसके नीचे जो है वो आपके पीसीएस अधिकारी जो है वो मेरे से कम्युनिकेट करेंगे। अगर कोई वहाँ पे एलडीसी या यूडीसी इस तरह का व्यक्ति जो डायरेक्ट इनसे बात करता है तो ऐसा अलाउ नहीं है एज पर रूल। ये क्या होगा, फॉर्मल, ये इनके साथ करेंगे, ये इनके साथ। अगर इसी में अगर ये सीधा बात इनसे कर सकता है, ये सीधा बात इनसे कर सकता है, या ये कर सकता है, तो ये आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, यहाँ पे कोई रूल नहीं। बेस्ट ऑफ द डायरेक्शन, डायरेक्शन में क्या होता है कि वर्टिकल, यानी इस तरह से आपका कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो वर्टिकल है, यानी ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है तो वर्टिकल है आपका। और वर्टिकल में भी दो टाइप्स होते हैं, एक अपवर्ड और दूसरा डाउनवर्ड, यानी ऊपर की ओर हो रहा है। यानी मान लो आपका यही बात करें अपन, तो एलडीसी था, एलडीसी ने कम्युनिकेट किया पीसीएस से अधिकारी से, और पीसीएस ने किया आईएएस अधिकारी से, ये आपका अपवर्ड हो गया। अब आईएएस अधिकारी पीसीएस, और पीसीएस जो है एलडीसी से, तो ये आपका डाउनवर्ड हो गया। देन अगर ये जो है आईएएस ये इससे भी कर रहा है साथ में, तो ये हो गया डायगोनल, यानी विकिरण वाला जो कम्युनिकेशन है, जिसमें अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों ही आपके यूज में लिए जाते हैं, और ये इनके साथ में कर रहा है, तो ये किस प्रकार का हो गया, विकिरण आपका कम्युनिकेशन हो गया, या जिसको डायनोल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। अब आता है होरी, ये सब जो है आपका वर्टिकल के टाइप्स थे। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कुछ इस प्रकार से, जहाँ पे लगभग समांतर अधिकारी होंगे या समांतर एक तरह से व्यक्ति होंगे, वहां पे इनके बीच में इस तरह से जब कम्युनिकेशन चलता है आपका, इस तरह से, तो ये कहलाता है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब दोस्तों आता है चैनल के आधार पे आपका कम्युनिकेशन। तो चैनल के आधार पे अगर बात करें अपन, तो आप देखेंगे कि आपके दो प्रकार के कम्युनिकेशन जो है वो निकल के आते हैं। पहला आता है आपका ओरल कम्युनिकेशन, और दूसरा आता है पहला आता है वर्बल कम्युनिकेशन, और दूसरा आता है आपका नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम कोई भाषा के अंदर लिखित में बात करते हैं, या अपने बोल के बात करते हैं, जैसे मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, जैसे जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक वो कौन सा कम्युनिकेशन है, दैट इज कॉल्ड द ओरल कम्युनिकेशन। जैसे कोई भी टीचर जो है टीचिंग कर रहा है, और जब तक वो बोर्ड पे कुछ नहीं लिख रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द ओरल कम्युनिकेशन। लेकिन जब टीचर जो है वो आपके सामने बोर्ड पे टाइपिंग कर रहा है या बोर्ड पे लिख रहा है, तो वो कम्युनिकेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, वो जो कम्युनिकेशन है वो आपका रिटन कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन जो आपका बोल के या लिखित रूप में होता है, उसका दो आपके टाइप्स होते हैं। पहला ओरल या वर्बल का कह सकते हैं कि शाब्दिक, शाब्दिक में क्या होता है, एक या तो शब्द बोलते हो आप, या शब्द या वर्ड जो आप टाइप करते हो, तो ओरल और रिटन होगा। नॉन वर्बल में क्या होता है, नॉन वर्बल में एक्चुअल में क्या होता है कि नॉन वर्बल में आपका कम्युनिकेशन जो है, नॉन वर्बल में आपका कम्युनिकेशन जो है वो बोल के नहीं होता। वो क्या होता है, संकेतों के माध्यम से होता है। आपकी जैसे आईज है, आपके जैसे लिप्स है, आपके जैसे माउथ है, आपके जैसे हैंड है, उनमें कुछ साइन आप करते हैं। इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है इसका स्नैपशॉट हमने आपको देने का प्रयास किया। इसमें कई सारे और भी आपके फीचर्स जो है वो है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इनका डिटेल में डिस्कस करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन, आज वाला टॉपिक जो है वो अब अपना आता है, यानी अभी तक जो हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे उसी में से एक निकल के आता है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। यानी ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, पहला आपका इंटर और दूसरा आपका कल्चर। यानी कल्चर के इंटर यानी उनके मध्य, तो दो कल्चर के मध्य जब कोई कम्युनिकेशन होता है तो वो कहलाता है इंट्रा कल्चर कम्युनिकेशन, या क्रॉस कम्युनिकेशन उसको कहा जाता है। इसका दूसरा नाम जो क्या है आपका, क्रॉस कम्युनिकेशन भी इसको कहा जाता है।
ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं कि क्रॉस कम्युनिकेशन भी आपसे पूछा जा सकता है, देन आपसे इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन भी पूछा जाता है। अब अपन जानते हैं कि इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन जो है वो एक्चुअल में है क्या। इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन क्या है कि जब दो भिन्न भिन्न संस्कृति यानी दो कल्चर जो अलग अलग टाइप्स के कल्चर हैं वो अपने विचार यानी आइडियाज जो है वो साझा करते हैं और एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं, तो उससे इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हेलो लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये इंग्लिश लोग हैं। ये हेलो लिखा है, इसका मतलब क्या है, हिंदी वाले हैं। ये अलग भाषा है, ये आपको उर्दू में भी हेलो लिखा है। ये सब में जो भाषाएं आपको दिखाई दे रही सब में हेलो लिखा है, लेकिन सबको लिखने का तरीका जो है, सबकी भाषा जो है वो आपकी क्या है, अलग अलग। जब इस प्रकार के लोग अलग अलग, आपको इनका पहनावा दिखाई दे रहा है, तो ये जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे तब ये कम्युनिकेशन किस प्रकार का कम्युनिकेशन कहलाएगा, आपका इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कहलाएगा। मान लो सपोज दैट कोई एक व्यक्ति जो है इंडिया का है एंड दूसरा आपका इंग्लैंड का है या यूएसए का मान लीजिए। जब ये व्यक्ति इसके साथ और ये व्यक्ति इसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसको किस प्रकार का कम्युनिकेशन कहेंगे आप, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। अब ये जो कम्युनिकेशन है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी ये कम्युनिकेशन जो है इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों इस कम्युनिकेशन को किया जाता है। पहला तो क्या होता है, इससे समझ बढ़ती है। समझ बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन करते हैं। यानी जो चीज़ हमें ध्यान में नहीं है वो हो सकता है पाकिस्तान वाले व्यक्ति को ध्यान में हो, पाकिस्तान वाले व्यक्ति को कोई चीज़ ध्यान में नहीं है वो हो सकता है यूएसए वाले को ध्यान में हो। तो हमेशा समझ बढ़ाने के लिए कम्युनिकेशन जो है वो किया जाता है। दूसरा, इसमें गलतफ़हमियाँ जो है उनको कम करने के लिए, यानी कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ हमारी कल्चर के अंदर वो चीज़ जो है वो सही है। यानी सपोज़ दैट आप अमेरिका जाते हो, आप यूएसए जाते हो, तो वहाँ पे चुंबन जो है वो एक तरह से उसको फॉर्मेलिटी के रूप में या उसको अभिवादन के रूप में माना जाता है, जबकि हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति के अंदर या इंडिया की जो कल्चर है उसके अंदर उसको बहुत एक हेट जो है वो किया जाता है, यानी उसको घृणा की जाती है उससे। तो उस तरीके से अगर आप यूएसए में जाएंगे तो उन लोगों के लिए वो सामान्य चीज़ है आपकी। तो इस प्रकार के उसमें क्या होता है कि गलतफहमियाँ जो होती है हमारे हृदय में, हमें क्या लगता है वो गलत लगते हैं, लेकिन उनका कल्चर में क्या है वो बिल्कुल सही है। तो उनके इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है कि आप दोनों की समझ बढ़ाएं। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है वो आपका क्या करता है कि गलतफहमियाँ जो भी होती है उसको दूर करने का काम करता है। और तीसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव जो आता है वो कहीं न कहीं कोऑपरेशन करना है, यानी सहयोग करना और एक दूसरे का सम्मान करना। ये इसका बेसिकली क्या होता है, इसका उद्देश्य जो है वो कहीं न कहीं माना जाता है। अब इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है उसके विषय में कई दफ़ा जो है वो आपसे पूछा गया है, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है उसका फादर कौन था? तो ये एडवर्ड टी हॉल जो है, जिनका समय लगभग 1914 से 2009 के बीच में रहा था। आपको ध्यान में रखना है कि फादर ऑफ द इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन दैट इज कॉल्ड द टी हॉल। टी हॉल जो है, एडवर्ड टी हॉल, ये फादर ऑफ द इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि पहली बार कम्युनिकेशन के अंदर इंटरकल्चरल शब्द का उत्पत्ति या इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति जो है किसके द्वारा की गई, किन्हीं टी हॉल के द्वारा आपकी की गई थी। इसलिए इनको फादर ऑफ द इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कहा जाता है। जैसे चार्ल्स बाबेज आपके फादर ऑफ द कंप्यूटर है, वैसे ही ये क्या है, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन का फादर जो है टी हॉल है। अब दोस्तों देखिए कि आपके एक चीज़ आपके माइंड में आई होगी कि यूजीसी नेट के अंदर इस पेपर फर्स्ट के अंदर इस टॉपिक को ऐड करने के पीछे यूजीसी का या आपका हायर एजुकेशन जो है भारत की सरकार की, उसका क्या उद्देश्य है भाई। इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन जो है उसको टॉपिक को जोड़ने के पीछे उनके माइंड में या उनका जो एक ऑब्जेक्टिव जो था वो क्या था, क्यों जोड़ा गया इस टॉपिक। हमने अभी तक काफ़ी कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, हमने नॉन वर्बल के बारे में पढ़ा, वर्बल के बारे में पढ़ा, देन हमने रिटन के बारे में पढ़ा, ओरल के बारे में पढ़ा, और अपवर्ड, डाउनवर्ड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल सब पढ़े। लेकिन ये इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन टॉपिक लगाने के पीछे या टॉपिक को ऐड करने के पीछे सिलेबस में इनका क्या उद्देश्य रहा होगा। तो अगर अपन बात करें इनके ऑब्जेक्टिव की,
तो इनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है कि सपोज दैट कल को आपका जेआरएफ हो और आपको जो है यूनिवर्सिटी भारत की दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसमें जेएनयू है, डीयू है, या अदर जो आपको मान लो कि किसी अदर स्टेट की जैसे नागालैंड यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे अगर आपको पीएचडी में एडमिशन होता है, तो देन सपोज दैट आप यू आर बिलोंग टू राजस्थान, आप नागालैंड की संस्कृति या नागालैंड के कल्चर को कैसे अडॉप्ट कर पाओगे? ये तभी अडॉप्ट कर पाओगे जब आपको इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन का कुछ बेसिक्स नॉलेज होगा, यानी आपको ध्यान में होगा कि अपन को किस तरह से उस संस्कृति के अंदर, उनकी भाषा के अंदर, उनके रहन सहन के अंदर किस तरह से एडजस्टेबल होना है। ये किससे जान सकते हो आप? इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन से, ताकि आपको बाद में जाके किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। इसीलिए यूजीसी ने इस चैप्टर को यहाँ पे ऐड किया है, क्योंकि जिस हायर एजुकेशन के लिए आप जा रहे हो सकता है आपके एज ए प्रोफेसर कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में आपकी अपॉइंटमेंट हो जाए, तो वहाँ पे भी अलग अलग, जैसे जेएनयू की बात करें तो जेएनयू में भी आपके देश के जो अलग अलग हिस्सों से, या कह सकते हैं कि सभी स्टेट के लोग जो है या सभी स्टेट के स्टूडेंट जो है वहाँ पे आपको मिलते हैं, तो उनके बीच में आप किस प्रकार से कम्युनिकेट करोगे। इसीलिए इसको इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है इस टॉपिक को यहाँ पे ऐड किया। आई थिंक ये सभी बातें जो है आपके समझ में आ गई होगी। आपके ये भी समझ में आ गया होगा कि इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है वो उसका क्या अर्थ है, क्यों उसको इस सिलेबस के अंदर ऐड किया गया है। ये सभी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यहाँ तक अगर इसके अर्थ को लेके किसी भी प्रकार की आपके प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ एक बार आप चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि हाँ तक जो है किसी प्रकार की किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर अपन इसमें इसी टॉपिक पे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कुछ और बातें इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के बारे में। देखिए, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है वो उसका ऐसा नहीं है कि वो कोई न्यू टॉपिक है आपका, वो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। यानी हुआ क्या कि इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन या अंतर सांस्कृतिक संचार जो है वो अपेक्षाकृत नया है, लेकिन इतना भी नया नहीं है, क्योंकि आज से लगभग अ, अ, 100 साल के आसपास कह लीजिए आप, या 90-80 साल के आसपास कह लीजिए। उस टाइम से ये इसकी शुरुआत जो है हुई है, धीरे-धीरे इसका विकास कालक्रम हुआ है। इसी हिस्ट्री ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन को इसके अंदर अपने का जानने का प्रयास करते हैं। हुआ क्या कि जैसे-जैसे दुनिया के अंदर ट्रेड का, एजुकेशन का और आपका इमिग्रेशन का, इमिग्रेशन, ट्रेड एंड एजुकेशन, ये 3 सेक्टरों में जैसे ही बढ़ा हुआ हुआ है या इन तीनों में ग्रोथ हुई आपकी, तो कहीं न कहीं हमें किसकी आवश्यकता हुई? इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन की। और इसकी शुरुआत जो है बेसिकली आपकी 94 से लेके 1940 से लेके 1950 के बीच में, यानी 1940 से लेके 1950 के बीच में देखने को मिलती है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद आपकी इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है उसमें बढ़ावा हुआ। यानी तरह-तरह के आपके अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है वो बड़े हुए। बड़े, अमेरिका में लोगों को विदेशों में काम करने वाले और व्यवहार को समझने के लिए इसकी आवश्यकता हुई। इसी कारण आपके क्या हुआ कि इस अंतर सांस्कृतिक व्यवहार या इसको इंटरकल्चरल बिहेवियर या इसका इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है इस पे धीरे-धीरे शोध होना शुरू हुआ। और इसी के बाद में आप देखेंगे कि फादर ऑफ द इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है वो निकल के आपके आते हैं। अब यह आता है एफएसआई। पहले ये देख लेते हैं एफएसआई क्या है। यानी फॉरेन सर्विस ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो 1959 के अंदर आपका एक अलग विषय के रूप में इस इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है उसको विकसित करता है। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम करते हैं आपके एडवर्ड टी हॉल, और इसीलिए इनको फादर ऑफ द इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कहा जाता है। 1959 में उन्होंने एफएसआई यानी फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण प्रशिक्षण जो है यानी ट्रेनिंग कार्यक्रम विकसित किए। अब एडवर्ड टी हॉल जो 1914 से लेकर 2009 तक का उनका एक जीवन काल रहा था, इनको फादर ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कहा जाता है, क्योंकि पहली बार इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए। उनके 3 मुख्य सिद्धांत है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि टी हॉल जो है उनके द्वारा कौन-कौन से आपके सिद्धांत दिए गए? कौन-कौन के से आपके प्रिंसिपल जो है वो दिए गए? उनको आप
देखिए या सही को चुनिए या गलत कौन सा है वो चुनिए, तो आपको ध्यान में रखना है कि 3 मुख्य थे। पहला हाई कॉन्टेक्स्ट, लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर, प्रोक्सीमिक्स और क्रोनोमिक्सिस, यानी स्थान का उपयोग और समय का उपयोग। इन्होंने 3 सिद्धांत दिए। इनके 2 लास्ट वाले जो सिद्धांत है वो सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत थे, उनको जानने का अपन प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में वो क्या थे। पहले जानते हैं अपने क्रोनोमिक्स को, यानी समय का अंतराल। इसमें क्या होता है कि समय के उपयोग और समय के प्रति दृष्टिकोण जो है इसमें शामिल होते हैं। यानी समय का क्या है कि किसी की पंक्चुअलिटी, किसी की देरी से, किसी का समय प्रबंधन आदि जो है इसका प्रकार माना जाता है। और इसमें भी आपके 2 होते हैं। पहला मोनोक्रोनिक टाइम, यानी समय, एक समय में एक काम करना और समय का कड़ाई से पालन करना। यानी कोई आपका कोई भी व्यक्ति है, यानी कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप लीडर जो सीईओ है वो कहता है कि मैं 8 पीएम पे आज आपको संबोधन करूंगा, या 8 पीएम पे कंपनी के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। और अगर कंपनी के जो ग्रोथ के संबंध में डिस्कशन करें, अगर वो सीईओ, सपोज दैट एप्पल कंपनी का सीईओ आपके पास में, एप्पल कंपनी का सीईओ का उदाहरण लेते हैं, और एप्पल कंपनी का सीईओ जो स्टीव जॉब्स था, स्टीव जॉब्स ये कहते हैं कि मैं 8 पीएम आपको संबोधन करूंगा ग्रोथ को लेके। इसको लेके, ग्रोथ को लेके। और अगर वो 8 पीएम पे आपका संबोधन करते हैं और केवल ग्रोथ पे बात करते हैं, तो उनके उनका कम्युनिकेशन जो है वो किस प्रकार होता था, मोनोक्रोनिक टाइम कम्युनिकेशन होता। इसी प्रकार से अगर वो ये कहते हैं कि मैं आपको संबोधित करूंगा, लेकिन कोई डिसाइड नहीं करते, वो ग्रोथ की भी बात कर लेते हैं, वो कंपनी जो है उसके लॉस की भी बात कर लेते हैं, उसकी प्रॉफिट की भी बात कर लेते हैं, उसमें एम्प्लॉयज जो है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो कोई स्पेसिफिक काम नहीं करना किया उन्होंने, या कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे उन्होंने डिस्कशन नहीं किया, कई सारे टॉपिक ले लिए, और वो भी 8 पीएम का बात करके, और लगभग 8:20 पे आपका जो है संबोधन आरंभ करते हैं। तो यहाँ पे ना तो टाइम का पालन हुआ, और ना आपका जो टॉपिक था उस पे बात हुई, उससे हटकर भी कुछ इतर बातें हुई। तो इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होता है वो पॉलीक्रोनिक टाइम कम्युनिकेशन होता है, जो बेसिकली आप देखते हो कि जितने भी आपके टॉप लीडर जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो इस प्रकार का कम्युनिकेशन जो करते हैं। जबकि मोनोक्रोनिक टाइम कम्युनिकेशन जो है वो कौन करता है आपका, जैसे आपके टीचर जो है वो मोनोक्रोनिक टाइम जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन जो है किस तरह का बनेगा, टीचिंग को लेके, टीचिंग को लेके कि अगर आप टीचिंग कर रहे हो, या आप कल को टीचर बन जाते हो, एज ए टीचर कौन सा क्रोनोमिक्स जो है वो आपका कम्युनिकेशन जो है वो होना चाहिए, पॉलीक्रोनिक या मोनोक्रोनिक। तो आपको बताना है कि मोनोक्रोनिक टाइम जो है एज पर टीचिंग, आपका प्रोफेशन, आपका मोनोक्रोनिक कम्युनिकेशन जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको लेके मोनोक्रोनिक और इस टाइम वाले को देख के हमने 2 टाइप्स की बात की है। देन अगर बात करें प्रोक्सीमिक्स की, प्रोक्सीमिक्स जो है वो स्थान अंतराल की बात कर रहे हैं, अपने स्थान अंतराल की। तो ये व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में शारीरिक दूरी जो है उससे, यानी एक व्यक्ति ये है एंड जन सेकंड व्यक्ति ये है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जब कम्युनिकेशन होगा, तो इसमें क्या होगा कि इनके बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए, इसको लेके जब कम्युनिकेशन होता है, तो प्रोक्सो माइक्स जो कम्युनिकेशन है वो आपका कहा जाता है, या स्थान अंतराल कम्युनिकेशन इसको कहा जाता है। जैसे कि इसमें कई सारी है, जैसे सार्वजनिक दूरी की बात करें, आपके 3.5 मीटर है। जैसे सार्वजनिक भाषण में नेतागण जो है वो आपका नेता भाषण दे रहा है, उससे 3.5 जो है वो आप लोग यहाँ पे हो। सामाजिकता की बात करें तो 1.2 से लेकर 3.5 है, यानी जैसे समाज के अंदर अपन बात करते हैं। व्यक्तिगत दूरी की बात करेंगे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सामान्य बात कर रहा है तो 0.5 से 1.2 मीटर तक कर सकता है। जैसे दोस्तों के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर होता है आपका। आपकी घनिष्ठ दूरी, जैसे आप परिवार के किसी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं, या कोई बहुत आपका सन और उसका बेटा जो है वो बात, सॉरी, सन और फादर जो है वो आपका बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो होता है वो घनिष्ठ दूरी होती है, जिसमें 0 से लेकर 0.5 मीटर जो है वो हो सकता है। अब आपसे पूछा जाए कि आपका जो कोई भी नेता है, वो अगर कम्युनिकेट कर रहा है तो वो किस प्रकार की व्यक्तिगत दूरी के अंदर आएगा, तो सार्वजनिक दूरी यानी 3.5 मीटर के अंदर आएगा।
अगर आपका फ्रेंड कम्युनिकेट कर रहा है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो फिर वो 0 से लेके 0.5 के बीच में आएगा। तो इसमें ये क्या होता है कि ये आपका कम्युनिकेशन की दूरी के आधार पे या स्थान के अंतराल के आधार पे आपका कम्युनिकेशन जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें तीसरा कि 1960 से लेके 1970 तक का इसका टाइम पीरियड था। वहाँ पे इसको एज ए एजुकेशन सब्जेक्ट के रूप में, एज ए एजुकेशन सब्जेक्ट के रूप में इंटरकल्चरल जो कम्युनिकेशन है, इंटरकल्चरल जो कम्युनिकेशन है उसको आपका लाया गया था। यानी ये आपसे पूछा जा सकता है कि गुन आपका कौन सा एरा था जिसके अंदर इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है उसको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाया जाने लगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए 1960 से 1970 का वो एरा है जिसके अंदर ये इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर आपका लाया गया था। इसमें क्या हुआ, संस्कृति और भाषा पे आपका काम हुआ, यानी कल्चर और लैंग्वेज जो है उसको लेके आपका काम हुआ, कल्चर और लैंग्वेज को लेके आपका काम हुआ। देन आप बात करेंगे तो आपके वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड कस्टम, यानी परंपरा को लेके बातचीत हुई। यानी इन पे शोध होने लगा विश्वविद्यालयों के अंदर। गैर शाब्दिक संचार होने लगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो भी इसके अंदर शामिल है। तो एक क्वेश्चन जो है ये भी आ सकता है कई बार कि आपका इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है ये क्या वर्बल कम्युनिकेशन है या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आप बताइए मेरे को टाइप करके। अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपका इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन है या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो आप क्या मानेंगे इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन? देखिए दोस्तों, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है वो आपका वर्बल भी है और नॉन वर्बल भी है। बिकॉज नॉन वर्बल, अब मान लो सपोज दैट आप किसी यूएस से जा रहे हो, आप जो है इंडिया में हो और इंडिया से आप कहाँ पे गए, आप जो है यहाँ पे हो। देन आप यूएसए के अंदर गए और यूएसए में आपने इससे इस व्यक्ति से बातचीत की, तो ये आपका क्या हुआ, वर्बल कम्युनिकेशन। या इसको लिखित में आपने कुछ बताया वो वर्बल, लेकिन ये व्यक्ति आपके आके गले मिलता है, आपका चुम्बन करता है और कुछ नहीं बोलता है, तो ये कम्युनिकेशन किस प्रकार का हुआ, नॉन वर्बल। तो इसलिए हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि कम्युनिकेशन कोई सा भी हो उसमें दोनों टाइप्स होते हैं आपके, वर्बल और नॉन वर्बल। अब यहाँ पे इस टाइम पीरियड पे कुछ विद्वान निकल के आते हैं, डेल हाइंस, कम्युनिकेटिव कंपोनेंट्स, इंटरेक्शन रिट्यूल्स, कल्चर एज ए सिस्टम ऑफ मीनिंग। तो ये तीन विद्वान हैं, इनके द्वारा पुस्तक है। हालांकि इतना आपसे डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी लेवल पे इसको शुरुआत की जाती है इसकी, और 1960 से लेकर 1970 के बीच में की जाती है। फोर्थ इसका आता है, वो आता है ग्लोबलाइजेशन। जैसे ही दुनिया में क्या हुआ कि ये आपकी पूरी दुनिया है, ये अमेरिका वाला पार्ट है और ये आपका अफ्रीका वाला है, देन ये आपका इंडिया वाला है और ये इस तरह से। अब यहाँ से इंडिया से कोई व्यक्ति जो है अमेरिका में जा रहा है या कनाडा में जा रहा है या आपका दक्षिणी अमेरिका में जा रहा है, यहाँ से कोई व्यक्ति जो है चाइना में जा रहा है। तो इस तरीके से व्यापारिक गतिविधियों के लेके, या अमेरिका से आपका ब्रिटेन के अंदर जा रहा है। तो इस तरीके से एक दूसरे के साथ क्या हुआ कि व्यापार जब बढ़ा, ट्रेड जब बढ़ा, तकनीक जब बढ़ी, टेक्निक जो बढ़ी, तो यहाँ पे एमएनसी आई। एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी, यानी कई सारे देशों के अंदर जब एक कंपनी का व्यापार होता है, जैसे सपोज दैट आपकी सैमसंग है, एलजी है, हुंडई है, आपकी टोयोटा है, फोर्ड है, ये सब कौन सी है, मल्टीनेशनल कंपनी। तो जब व्यापार बढ़ा तो इनके बीच में कम्युनिकेशन बढ़ा, तो ये आपका क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ। इसमें कम्युनिकेशन जो है वो इस समय इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन को बिजनेस कम्युनिकेशन भी कहा जाने लगा है। यानी व्यापारिक जो कम्युनिकेशन है उसको क्या कहते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन। कि इनके बीच में जो कम्युनिकेशन जो है वो आपका व्यापारिक कम्युनिकेशन होने लगा, तो इनको क्या कहा जाने लगा, बिजनेस कम्युनिकेशन या इंटरनेशनल एजुकेशन भी इस टाइम पे इसको कहा जाने लगा। ठीक है, इसको व्यापक तौर पे इसका जो प्रोसेस हुआ, इनमें दो क्षेत्रों में आपका विशेष रूप से इस टाइम पीरियड पे आपका काम होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल रिलेशन एजुकेशन जो है उस पे काम इस टाइम पीरियड पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है उसका फिफ्थ जो आपका टाइम का जो एरा है उस पे बात करें, अपन देखेंगे कि इस टाइम पे इंटरनेट आता है 1990 से 2000 के बीच में।
और डिजिटल युग जो है, डिजिटल एरा जो है वो निकल के आता है आपका। डिजिटल एरा जो है वो निकल के आता है। इस टाइम पे क्या होता है, इंटरनेट आता है, ईमेल्स आती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आती है, जिससे दुनिया जो है उसको आपस में जोड़ दिया जाता है। और इसीलिए इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आवश्यक मानी जाने लगी, यानी अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया जो है इस टाइम पे बड़ा आपका। नेक्स्ट आता है आपका 2010 से वर्तमान समय तक की बात करें तो वैश्विक समाज में अनिवार्य कौशल जो है वो दुनिया एक ग्लोबल विलेज के रूप में, जैसे अपन गांव में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, वैसे ही आप देखते हो कि आप एयरलाइंस के माध्यम से, समुद्री जो जहाज है उसके माध्यम से, सी के माध्यम से, सी वेज के माध्यम से, या अदर जो कोई भी आपका वे है उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, कहीं भी शिक्षा के लिए, कहीं भी व्यापार के लिए, कहीं भी आपका राजनीतिक संवाद या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए, या आप पर्यटक के रूप में, या ऑनलाइन कम्युनिकेशन करने के लिए, तो इसके लिए ये सब क्या हो गया आपका, कंपलसरी हो गया। तो ये इस प्रकार से इसका 1940 से लेके 2010 और 2010 के बाद का हिस्ट्री जो है वो अपनों ने देखने का प्रयास जो किया। डिम्पल जी, आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, फिर भी आपका स्वागत है, क्योंकि काफ़ी कुछ जो है इस टॉपिक में अपने करवा चुके हैं। तो खैर कोई बात नहीं, किसी कारणवश आप लेट हो गए होंगे। तो अपन बात कर रहे हैं कि डिजिटल जो एरा है वहाँ तक की शुरुआत से लेके, यानी 1940 से लेके और 2010 और 2010 तक, 10 के बाद की बात कर रहे हैं अपने, इस जो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन है उसके अंदर। अब नेक्स्ट अपन जानते हैं इसमें, जो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन है उसमें, कि इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है उसके टाइप्स क्या है, उसके प्रकार क्या है। अगर प्रकार की बात करें तो इसका पहला प्रकार आता है इंटरपर्सनल इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, यानी जब दो व्यक्ति कैसे, एक व्यक्ति ये है और दूसरा व्यक्ति आपका ये है, ये बिलोंग करता है देन राजस्थान से, और ये बिलोंग करता है आपका कर्नाटका से। अब आप बात को समझने का प्रयास कीजिए, ये कर्नाटका है, ये राजस्थान से। जब दो व्यक्ति, यानी इनके बीच का कल्चर जो है वो अलग अलग है। पहले आप कल्चर को थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि कल्चर जो है वो एक्चुअल में क्या है। कल्चर को कहा जाता है संस्कृति, और संस्कृति में आपको ये नहीं मान के चलना है कि केवल और केवल आपकी भाषा होती है। इसमें भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, आपका आवास, आपकी संस्कार, आपका भोजन, एवं अन्य कुछ आदतें आपकी होती है, या कुछ चीजें जो होती है, वो सब मिलके आपकी क्या बनाती है, एक संस्कृति का निर्माण करती है। यानी कल्चर जो है वो उसका, ये सब चीजें मिलके आपका एक कल्चर बनता है। और इसीलिए कहा जाता है कि एक कल्चर से दूसरे कल्चर का मतलब, जब भी हम कहें या मैं जब भी आपको कल्चर की बात करूं, आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं अलग भाषा की बात कर रहा हूँ, अलग वेशभूषा की बात कर रहा हूँ, अलग रहन सहन की बात कर रहा हूँ, देन अलग आवास की बात कर रहा हूँ, देन अलग कस्टम की बात कर रहा हूँ, देन अलग आपके जो है कुछ रीति रिवाज जो है या कस्टम जिसको कह सकते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो कल्चर से मतलब केवल और केवल आपके भाषा को लेके नहीं चलना है, ये सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं इंटरपर्सनल इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन की। तो आप देखिए कि जब आप, हमने बताया है कि एक राजस्थान का व्यक्ति और एक कर्नाटक का व्यक्ति दोनों मिलते हैं, तो दोनों में क्या है, ये सब चीज़ें जो है वो आपकी अलग अलग मिलेगी, यानी सब कल्चर के ये जो पार्ट है वो सब अलग अलग मिलेगा। और जब इस प्रकार से दो व्यक्ति जब बात करते हैं, या इसको राजस्थान की बजाय अगर इसमें उदाहरण के रूप में ही समझने का प्रयास करें, तो आप इंडिया या इसको जापान कर लीजिए। इंडिया और जापान का जब स्टूडेंट आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो इनके बीच में क्या होगा, कल्चर डिफरेंट होगा, मतलब भाषा चेंज होगी, वेशभूषा चेंज होगी, रहन सहन चेंज होगा। जब ये अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं अपन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या इंटरपर्सनल इंटर कल्चर कम्युनिकेशन कहा जाता है। और इससे क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा आपसे, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि सपोज दैट आप जो है, आप एक यूजीसी के अंदर शोध के विद्यार्थी हो, और आपका जो है शोध के अंदर जो है, सपोज दैट यूएसए के अंदर आपका पीएचडी के लिए एडमिशन होता है, या इस तरह से कुछ क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो वहाँ पे जब आप जाओगे तो आपके और प्रोफेसर के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, केवल आपके और प्रोफेसर के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, वो किस प्रकार का होगा, तो वो इंटरपर्सनल इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन होगा। यानी दो ही व्यक्तियों के बीच में जब कम्युनिकेशन, इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको, दो ही व्यक्तियों के बीच में जब अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग कल्चर के
लोगों के बीच में जब आपका कम्युनिकेट होता है तो इसे इंटरपर्सनल इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब आता है दोस्तों ग्रुप इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। ग्रुप का मतलब आ गया तो दो से अधिक व्यक्ति है, यानी दो समूहों के बीच में। जैसे एक टीम ये है, इसका मतलब क्या है, 11 खिलाड़ी इसमें है, और एक टीम ये है, इसमें 11 खिलाड़ी है। ये मान लो न्यूजीलैंड के है और ये मान लो इंडिया की है। इंडिया और न्यूजीलैंड की संस्कृति जो अलग अलग है। अब इन 11 व्यक्तियों की अलग है, 11 की अलग है, तो ये ग्रुप के अंदर जब आपका कम्युनिकेशन करेंगे तब ये किस प्रकार का होगा आपका ग्रुप इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। तो इस प्रकार का उदाहरण आ सकता है आपके पास में, या इस प्रकार का क्वेश्चन शो आपका यूजीसी दे सकता है कि आप जो है कोई शोध करने के लिए गए और आपके साथ में बहुत सारी शोध की बड़ी टीम है जिसमें आपके कई सारे शोधार्थी शामिल हैं, और आपने जापान के अंदर जो है शोध किया। तो जब आप इस प्रकार का शोध कर रहे हो तो उन व्यक्तियों और आपके बीच में, या वहाँ के स्टूडेंट और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसका उदाहरण है, वो ग्रुप इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको नहीं है। तीसरा इसके अंदर टाइप्स की बात करें अपन, तो ये आता है ऑर्गेनाइजेशन इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। यानी जब कोई ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, संगठन, कोई कंपनी के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो वो कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। यानी एमएनसी कंपनी में भारतीय, अमेरिकी और यूरोपीय कर्मचारियों को मिलकर काम करना होता है। यानी मल्टीनेशनल कंपनी है, मान लो होंडा कोई कंपनी है, अब होंडा के अंदर जापान के लोग भी आएंगे, होंडा के अंदर इंडिया के लोग भी आएंगे, हो सकता है चाइना के लोग भी आ जाए, हो सकता है यूएसए के लोग भी आ जाए। जब ये सारे मिलके होंडा कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, एक संगठन के अंदर आपका काम कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। आई होप कि यहाँ तक जो है किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं है। एक बार डिम्पल जी आप भी बता दीजिए कि आपने जब से टाइप्स के बारे में अपनों ने डिस्कशन किया है तब से आपने क्लास ज्वाइन की है, तो अभी तक अपनों ने 3 कम्युनिकेशन यानी इंटरपर्सनल इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, देन अपन बात की थी ग्रुप कम्युनिकेशन की, और उसके बाद अपनों ने डिस्कशन जो किया था वो किया था ऑर्गेनाइजेशन इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। यहाँ तक में भी कोई आपका कन्फ्यूज हो नहीं है। अब चलिए लास्ट वाले जो कम्युनिकेशन है उस पर बात करते हैं। पहला चौथा नंबर पे इस पे है, या फोर्थ नंबर पे इस पे है मास इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। मास इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है वो एक्चुअल में क्या है। मास का मतलब क्या है, जन, जन मीडिया भी कहा जाता है इसको, ये अपने एक अलग से टॉपिक भी है। मीडिया में क्या आता है, टीवी आता है, फिल्म आता है, इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों का संवाद होता है। यानी बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड कहा कि बॉलीवुड जो है भारतीय है, और हॉलीवुड जो है वो भारत से बाहर के जो यूरोपीय देशों के। अगर हॉलीवुड फिल्म को भारत में दिखाया जाता है, इसका मतलब क्या है, उस कल्चर को यहाँ पे अपन देख रहे हैं, उसके साथ अपन एक प्रकार से कम्युनिकेट या नॉन वर्बल कम्युनिकेट करने की एक कोशिश जो है कर रहे हैं। इसी प्रकार से बॉलीवुड की फिल्में अगर भारत से बाहर दिखाई जाती है तो अपन क्या कर रहे हैं, उनके साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो है किसका है, आपका मास इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन का भाग है। फिर आता है आपका वर्चुअल और डिजिटल इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। यानी सोशल मीडिया या ईमेल के माध्यम से अपन मीटिंग करते हैं। यानी एक छात्र, यानी आप भारत के अंदर कोई कॉलेज है, उसका कोलेब्रेशन जो है वो आपका यूएसए के अंदर है, तो यूएसए के अंदर क्लास जो है वो भारत के स्टूडेंटों के साथ में वो किसी भी माध्यम से, चाहे वो चैटिंग के माध्यम से करें, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करें, अगर वो करते हैं तो वो वर्चुअल या डिजिटल इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन उनका कहलाता है। आई होप ये 5 जो टाइप्स है उनमें किसी प्रकार का आपके कन्फ्यूजन नहीं हो। अब बात आती है, अब बात आती है अपन कि इसके मूल जो सिद्धांत है, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के जो मूल सिद्धांत है वो कौन। उन्होंने अभी तक क्या रीड किया था इस चैप्टर में पूरे में, उन्होंने अभी तक रीड किया था, पहले हमने कम्युनिकेशन की परिभाषा को जानने का प्रयास किया था, देन टाइप्स की बात की थी, देन हमने इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है वो आपका क्या है उस पर बात की थी। देन हमने इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है उसके टाइप्स की बात की थी। अब अपन बात कर रहे हैं इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के मूल प्रिंसिपल जो है उनके। अब जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ में जो अलग संस्कृति का है, अलग कल्चर का है, यानी इंटर कल्चर का है,
तो सबसे पहला मूल सिद्धांत इसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ द रेस्पेक्ट, यानी किसी के साथ में जब बातचीत आप कर रहे हो, कम्युनिकेट आप कर रहे हो, तो उसका सम्मान करना। यानी दूसरी संस्कृति, दूसरी भाषा, दूसरे की वैल्यू, दूसरे का कस्टम, दूसरे का जो विश्वास है, उसका सम्मान करना महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ऐसा नहीं कि हम जो है यूएसए के व्यक्ति के साथ में बातचीत कर रहे हैं और उसके सम्मान नहीं कर रहे हैं, उसको गालियाँ दे रहे हैं। तो ये इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन जो है उसका मूल सिद्धांत या मूल प्रिंसिपल जो है वो नहीं कहा जाएगा। पहला प्रिंसिपल क्या होता है, किसी भी कल्चर के साथ में आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको क्या होना चाहिए कि आपको जो है बेसिकली आपका क्या होना चाहिए, आपका रेस्पेक्ट होना चाहिए उस संस्कृति के प्रति, उस कल्चर के प्रति। उसके बिना क्या है कि आप प्रभावी आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो हो नहीं कर पाओ। क्योंकि जब तक सामने वाले का आप रेस्पेक्ट नहीं करोगे, सामने वाले को सही तरीके से जज नहीं करोगे, तब तक उसके साथ में अच्छी तरह से कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाओगे। ये पॉसिबल ही नहीं होगा। पहला सिद्धांत है इसका प्रिंसिपल ऑफ द रेस्पेक्ट। दूसरा है इसका खुले मन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ ओपन माइंडनेस। यानी अलग अलग सोच और व्यवहार को समझने के लिए मन खुला होना चाहिए, अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ न मान के दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना। इसका फॉर एग्जाम्पल मैं दूं, एक व्यक्ति ये था, एक व्यक्ति ये था, ये इंडिया का था और ये आपका ब्रिटेन का था। ये इनसे मिले और मिलते ही इन्होंने इसको गले लगाया, इस व्यक्ति को, और लगा के इसको चूम लिया। तो इसने क्या सोचा कि हमारी जो इंडियन कल्चर कल्चर है उसके अकॉर्डिंग ये कल्चर जो है वो खराब कल्चर है, निम्न कल्चर है, लो लेवल का कल्चर है। क्योंकि इसमें इस तरह के हमारे जो जिस चीज़ों को हेट किया जाता है, जिस चीज़ों से घृणा की जाती है, उस चीज़ को इन्होंने किया है। जबकि इनके ये क्या है, इनके कॉमन चीज़ है, इनके रिस्पेक्ट का तरीका ही क्या है, यही है। तो इन्होंने तो पहले सिद्धांत का पालन किया, प्रिंसिपल ऑफ द रिस्पेक्ट, सम्मान का सिद्धांत दिया। बट इस व्यक्ति ने क्या किया, इनको सही जज नहीं किया। यानी इन्होंने किस सिद्धांत का पालन नहीं किया, प्रिंसिपल द ओपन माइंडनेस, यानी खुले मन का सिद्धांत जो है उसका पालन नहीं किया। इसीलिए इनके साथ कम्युनिकेट जो है आपका नहीं कर पा रहे। इसीलिए इनके साथ में जो है हमेशा जब भी कम्युनिकेट हो तो पहला तो सम्मान का सिद्धांत हो, दूसरा आपका खुले मन का सिद्धांत होना चाहिए। तीसरा आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ द कल्चरल अवेयरनेस, यानी सांस्कृतिक जागरूकता आपके बारे में होनी चाहिए। दूसरी संस्कृति के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके क्या कस्टम्स है, उसकी क्या भाषा है, क्या उसके शिष्टाचार है, क्या उसके नियम है, ये सब बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ द एम्पैथी, और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं आपके, इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है या महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स जो है वो कौन सा है, तो वो है प्रिंसिपल ऑफ द एम्पैथी। यानी दूसरे व्यक्ति की स्थिति, दूसरे व्यक्ति का अनुभव, दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को अगर आप महसूस कर रहे हो तो वो क्या करता है, आपके अंदर गलतफहमी जो होती है उसको दूर करता है और आपका विश्वास जो है बढ़ाता है। सपोज दैट, इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति ये था इंडिया का और दूसरा यही ब्रिटेन वाला था। अब इंडिया वाले ने इसके पैर छुए, तो अब अगर ये ब्रिटेन वाले व्यक्ति के अंदर ऐसा आता है दिमाग में कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है हमारे अधीन रहा था और इसीलिए इंडियन आज भी हमारा जो है रिस्पेक्ट इस तरीके से करते हैं कि वो लो लेवल है और हम हाई लेवल है, लेकिन ये सही नहीं है। अगर उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथी है, यानी वो अनुभव कर रहा है, वो भावनाओं को समझ रहा है कि वो मेरे इसलिए नहीं पैर छू रहा है, बल्कि उनकी संस्कृति में है, उनकी कल्चर में है, और वो जो है कहीं न कहीं मेरा सम्मान कर रहा है, यानी प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट का वो काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ एम्पैथी करेगा। यानी प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथी जो है सहानुभूति का सिद्धांत दिखाएगा। इसलिए हमेशा क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथी जो है, सहानुभूति का सिद्धांत जो है, वो अगर उसके अनुभव, उसकी भावनाओं को महसूस करते हैं, तभी हम इस सिद्धांत को जो है अडॉप्ट कर पाते हैं। तो ये इसका चौथा सिद्धांत था। नेक्स्ट अपन बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंट, यानी कि निर्णय न करने का सिद्धांत। यानी दूसरे की संस्कृति के बारे में जल्दी निर्णय करना या आलोचना न करना। यानी आप किसी संस्कृति को ये नहीं कह सकते कि यूरोपियन, अगर आप अक्सर आप देखते हो कि अपन भारत में ये है कि यूरोपियन जो कल्चर है वो आपका लो लेवल कल्चर है या जो खराब कल्चर है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये किसका आपका रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंट का। यानी अपने क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, बट ये आपका बिना उस संस्कृति को, बिना उस भाषा को, बिना उस कल्चर को जाने अपने ऐसा कार्य कर रहे हैं। इसीलिए इसका प्रिंसिपल ऑफ द
नॉन जजमेंट का काम जो है वो अपन कर रहे हैं, यानी नहीं कर रहे। 6 आता है इसमें डिफरेंट इफेक्टिव लिसनिंग, यानी प्रभावी श्रवण सिद्धांत, यानी कोई व्यक्ति ये और ये अलग अलग संस्कृति के है, तो दोनों को क्या करना चाहिए, इसको ढंग से सुनना चाहिए और इसको भी इसको ढंग से सुनना चाहिए। सेवंथ आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ द एडेप्टेबिलिटी, यानी अनुकूलन का सिद्धांत, यानी स्थिति को जानना चाहिए, कल्चर को जानना चाहिए, देन इन्वायरमेंट को जानना चाहिए, देन आपके जो कम्युनिकेशन जो आपकी शैली है उसको भी अपने व्यवहार में लाना चाहिए। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ द क्लैरिटी, यानी स्पष्टता का सिद्धांत, कोई भी संदेश हो उसको स्पष्ट, सरल और समझने योग्य भाषा में देना चाहिए, ताकि ये व्यक्ति इसकी और ये व्यक्ति इसकी बात जो है वो समझ सके। प्रिंसिपल ऑफ द अडोविंग स्टेरियोटाइप्स, यानी स्थिर धारणाओं से आपको बचना चाहिए, यानी कोई भी पूर्वाग्रह है, यानी कि ये व्यक्ति जो है ये गलत है या ये सोचे ये व्यक्ति गलत है, तो इस प्रकार की चीज़ें जो होती है वो आपको कभी भी इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है वो नहीं करने देगी, उसमें कोई ना कोई बैरियर्स जो है वो आपका क्रिएट करेगी। अपन 10th प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल सेंसिटिविटी, यानी सांस्कृतिक संवेदनशीलता जो है वो भी आपके अंदर होनी चाहिए। या अगर आप भाषा की बात कर रहे हैं, आप बर्ताव की बात कर रहे हैं, आप हाव भाव की बात कर रहे हैं, तो आपका क्या होना चाहिए, सम्मान पूर्वक सारी चीज़ें दूसरे व्यक्ति के प्रति या दूसरी संस्कृति के प्रति होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, यानी प्रतिपुष्टि का जो सिद्धांत है कि सुनिश्चित करने के लिए संदेश जो है वो आपका सही समझा होना चाहिए, और प्रतिक्रिया अपन देख कि अपने से ये व्यक्ति जो है और ये व्यक्ति दोनों बातचीत कर रहे हैं, अब ये व्यक्ति पूछे कि हमारी संस्कृति जो है कैसी है, तो ये आपको इसको फीडबैक या प्रतिपुष्टि दे, तो उससे पहले उसको सोचना चाहिए कि इनकी संस्कृति में एक्चुअल में क्या चीज़ें सही है और क्या नहीं है। तो इसलिए इसको प्रतिपुष्टि जो है वो भी सोच समझ कर देनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ द नॉन वर्बल अवेयरनेस, यानी गैर शाब्दिक संकेतों की जागरूकता जो है वो भी, कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ जो वहाँ पे जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पे कुछ हाथों से या आंखों से या कुछ चेहरे से इस प्रकार के भाव जो है वो दर्शाए जाते हैं, और उनके लिए वो सब जो है एक कॉमन चीज़ें होती है या उनके लिए सामान्य जो प्रक्रियाएं होती है, लेकिन हमारे लिए वो एब्यूज प्रक्रियाएं होती है। और अगर वो हमारी संस्कृति के अंदर एब्यूज है तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि वो संस्कृति खराब है, बल्कि उनकी संस्कृति और हमारी संस्कृति जो दोनों अलग अलग है, और इसीलिए हमें प्रिंसिपल ऑफ द नॉन वर्बल जो अवेयरनेस है वो भी अपने को पता होने चाहिए। ये जो थे, ये क्या थे अपन प्रिंसिपल ऑफ द आपके कल्चर की अपनों ने बातें की है, प्रिंसिपल ऑफ द इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन की बातें की है। आई होप आज का जो लेक्चर था उसमें अपनों ने पहले बात की थी आपके कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन टाइप्स की, फिर हमने इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन या क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, उसके बाद उसकी हिस्ट्री ऑफ द इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन जाना था, फादर ऑफ द इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन जाना था, देन इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन जो है उसके टाइप्स की बात की थी, और देन अपन इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन जो है उसके मूल जो सिद्धांत है, बेसिक जो प्रिंसिपल्स है उसकी बात की है। कल अपन जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें बात करेंगे इनके बैरियर्स की, और उससे कुछ और टाइप्स और इंटरकास्ट कम्युनिकेशन की कुछ बातें करेंगे, और देन अपने इसके PYQ जो है वो सोल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।